हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 4 चल रहा है और चैप्टर 4 में आज का टॉपिक है संट, जिसे पार्श्ववाही बोलते हैं, SHUNT संट। इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, इसके लिए सूत्र कितना होता है और इससे लाभ क्या होता है, इससे कुछ हानि भी होता है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, वो सब चीज़ें आज के इस लेक्चर में आप लोग सीखने वाले हो। इसके पहले बच्चों, जो भी हमने वीडियोज प्रोवाइड किया है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, क्रम से मिलेगा। आप बेहतर रूप से तैयारी कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस में प्लेलिस्ट जाकर के विजिट कर लो। यदि इसका हैंड रिटन नोट्स लेना है बच्चों तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दूंगा, अपना पर्सनल नंबर 9685299149 है। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा, ऐप में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं ये संट है क्या। तो संट एक चालक तार है और कुछ भी नहीं है। संट क्या है बच्चों? एक चालक तार है, सीधा फंडा। संट क्या है? तो एक चालक तार है जो कि किसी भी परिपथ में लगे हुए कुंडली की सुरक्षा करता है। जैसे मान के चलता हूं, किसी परिपथ की बात करें, उसमें एक धारा मापी तो लगा होगा बच्चों, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूं कि इसमें एक धारा बह रही है, ठीक है, धारा बह रही है। इसमें धारा कितनी बह रही है? तो इसके लिए हमको एक गैल्वेनोमीटर लगाना पड़ेगा जिसका प्रतिरोध कैपिटल G है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि यदि इसके मतलब परिपथ में धारा प्रवाहित किया जाए और उस धारा की प्रबलता उच्च हो, ठीक है। जब धारा की प्रबलता उच्च होगी तो गैल्वेनोमीटर के अंदर कुंडली होती है जो एकदम पतले तार तांबे के तार की बनी होती है। और जब यदि उच्च धारा प्रवाहित करेंगे तो हो सकता है कि तार में ऊष्मा उत्पन्न हो जाए। भाई, यहां पर धारा का मान उच्च होगा। उच्च धारा प्रवाहित करने से कुंडली पतला होता है। कुंडली में जो तांबे के तार होते हैं अत्यंत पतले होते हैं और उन तार में यदि ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न होगी तो कुंडली क्या होगा? जल जाएगा, ठीक है। या कि मान लीजिए तेजी से धारा प्रवाहित करें तो यहाँ पे जो संकेतक होगा, संकेतक यानी आप पतला वायर होता है संकेतक, जो टूट सकता है अत्यधिक तेजी के साथ। तो कहीं ना कहीं धारा मापी के कुंडली को सुरक्षित रखने के लिए इसी के समांतर क्रम में एक और चालक तार जोड़ देते हैं जिसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो धारा बट ही जाता है, जिसे जितना चाहिए उतना धारा यहाँ पर नहीं बहेगा। इसमें इस धारा मापी के कुंडली में तो इसी के समांतर क्रम में एक और अल्प प्रतिरोध का चालक तार जोड़ दिया हमने, बस। तो धारा जितना जा रहा है उतना ही धारा मिलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ से धारा जो आई गया तो टोटल जो धारा मिलेगा वो आई ही मिलेगा, लेकिन अल्प प्रतिरोध जोड़ दिया गया ताकि कुंडली सुरक्षित रह सके। तो जैसे ही आई धारा बहा तो कुछ कुंडली में से गया तो IG धारा ये हो गया, और भैया जो धारा माप रहा है और इसमें से कुछ धारा जाएगा तो IS हो जाए, क्योंकि संट आपका S है। तो कहीं ना कहीं यदि हम आपसे पूछे कि संट का प्रयोग क्यों किया जाता है तो आप लोग शाब्दिक रूप से कहोगे कि भाई हम जब जो भी परिपथ लेते हैं, परिपथ में जो धारा मापी होता है उसके कुंडली के क्षति होने से बचाने के लिए, जो कुंडली लगा है उसको क्षति होने से बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? तो हम संट का प्रयोग करते हैं, पार्श्ववाही का प्रयोग करते हैं, SHUNT संट। चीजें क्लियर है? संट का प्रयोग क्यों किया जाता है बच्चों? कि कुंडली के धारा माप मतलब जो धारा मापी है उसकी कुंडली को सुरक्षित रखने के लिए हम संट का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा कि जैसे धारा बहेगा, कुंडली में उच्च धारा बहेगी, तांबे की तार पतली होती है, ऊष्मा उत्पन्न होगी, जल जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा यदि धारा बट गया तो उतनी तीव्रता के साथ इसके अंदर धारा नहीं बहेगा, जिससे हमारा ये बच जाएगा। तो इसकी परिभाषा लिखनी बच्चों कि जो संट है S है, SHUNT संट, इसका नाम है पार्श्ववाही। क्या बच्चों? पार्श्ववाही मतलब समांतर क्रम में धारा बहाने वाला। तो संट एक तार ही है, ठीक है, जो कि धारा मापी के कुंडली को सुरक्षा के लिए उसके सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब देखो, एक चालक तार का नाम ही संट हो गया, तो बोले सर संट ही क्यों रखे? यार थोड़ा समझो। आप गली में घूम रहे हो तो घुमक्कड़ के नाम से जाने जाओगे, आवारा कहेंगे आपको। विद्यालय में चले जाओगे तो आप विद्यार्थी कहलाओगे। बड़े होकर जब पढ़ाना शुरू करोगे तो एक टीचर कहला जाओगे, एक शिक्षक कहला जाओगे। किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आप एम्प्लॉय कहला गए। किसी कंपनी में बीटेक करके इंजीनियरिंग पोस्ट में आप इंजीनियर बन गए तो भैया आप इंजीनियर कहलाने लग गए। डॉक्टर बन गए, सुई लगाने लग गए तो डॉक्टर कहलाने लग गए।
मतलब आपकी प्रकृति हर जगह अलग अलग हो जाती है, मतलब आपकी जो पहचान है वो स्थान के आधार पर हो रहा है। ऐसी चालक तारों का भी पहचान, अब भाई वही चालक तार कुंडली का रूप ले लेता है, अलग अलग स्थान पर उसका नाम अलग हो जाता है। वही एक चालक तार हमारा ये संट कहला जाता है, ठीक है। वही एक चालक तार परिनालिका का निर्माण कर देता है। तो ये सब अलग अलग जगह पर नाम अलग अलग दिया, सभी जगह एक ही नाम होता तो फिर तार तार तार, हर जगह तार, इसको भी बोलते तार, तो फिर अध्ययन करने में तो दिक्कत होती ना, ये चीजें होती है, समझ गए ना बच्चों। तो एक चालक तार ही है जिसका प्रतिरोध बहुत कम है। धारा मापी के कुंडली को सुरक्षित रखने के लिए इसको सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब जैसे इसमें धारा बहाएंगे तो धारा दो भागों में बटेगा, एक आपका IG हो जाएगा, आपका IS हो जाएगा। जो टोटल धारा होगा I बराबर वो IG और IS के योगफल के बराबर होगा। इसको आप समीकरण एक दे सकते हैं, जरूरत पड़े तो दे सकते हैं, नहीं पड़े तो मत दो। जरूरी है ना भाई कि एक हमारे पास जो टोटल धारा है वो IG प्लस IS के बराबर है, क्योंकि यहां से I धारा आया, ये दो भागों में भले बट गया लेकिन टोटल धारा तो उतना ही है। तो हम मान के चल सकते हैं कि जो भी हमारे पास धारा मापी है यहाँ पे, उसके कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल G मान लेते हैं, संट का प्रतिरोध S है, मुख्य धारा I है जो कि दो भागों में बटता है, मतलब धारा मापी में से IG धारा बह रहा है और संट में से IS धारा। तो टोटल जो धारा है I बराबर IG प्लस IS के बराबर होता है। अच्छा, तो इसका हम थ्योरम करेंगे, गणितीय व्याख्या करेंगे, तो ये आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। और जो मैंने अभी बताया कि हम जैसे ही मान लीजिए बात करते हैं कुंडली की प्रतिरोध की, तो कैपिटल G है, संट का प्रतिरोध S है, बहने वाली धारा I है, लेकिन दो भागों में बढ़ जाती है, इसलिए टोटल जो धारा है I बराबर IG प्लस IS हो जाता है। ठीक, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा ओम का नियम, ठीक है, मैं आपको समझाता हूं ओम का नियम, थोड़ा समझ लो भाई। ओम का नियम क्या होता बच्चों? ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है बताओ? विभवांतर V बराबर IR होता है। V बराबर क्या होता है? IR, विभवांतर, ठीक है। तो ये जो विभवांतर है वो आपके धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर है। तो मैं जब इनके बीच की बात करूं तो इनके बीच की जो धारा है तो आपका कितना बच्चों? IG है और प्रतिरोध कैपिटल G है। ये किसका विभवांतर निकल कर आ गया? धारा मापी का। और यदि मैं आपसे कह दूं संट का विभवांतर कहो तो बोलोगे IS और प्रतिरोध कैपिटल S, IS प्रतिरोध कैपिटल S, ठीक। तो ये जो धारा मापी का विभवांतर है कुछ इतना है और संट का विभवांतर इतना है, लेकिन जब भी समांतर क्रम में चाहे आपके प्रतिरोध जुड़े हों चाहे आपके संधारित्र जुड़े हों, विभवांतर हमेशा समान होता है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा धारा मापी है इनके सिरों के बीच विभवांतर और जो संट है इनके सिरों के बीच का जो भी विभवांतर होगा वो समान होगा बच्चों। इसके पीछे का रीजन क्या? क्योंकि ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो ओम के नियम से आप लोग सबसे पहले लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है कि धारा मापी के सिरों के बीच विभवांतर बच्चों, ठीक है, धारा मापी के सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बच्चों? धारा मापी की बात कर रहे हैं, धारा मापी में हो जाएगा आपका IG इंटू G, वह संट के सिरों के बीच की विभवांतर बच्चों कितना हो जाएगा? IS इंटू S, ठीक है। इतना क्लियर है? तो जब थ्योरम लिखना शुरू करोगे तो ओम के नियम से लिखोगे कि धारा मापी के सिरों के बीच विभवांतर IG इंटू G है, संट के सिरों के बीच विभवांतर IS इंटू S है। अब चूंकि धारा मापी समांतर क्रम में जुड़े हैं इसलिए दोनों का मान बराबर हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर देखो, चूंकि धारा मापी और संट समांतर क्रम में जुड़े हैं इसलिए दोनों का विभवांतर क्या होगा? समान होगा। यानी मैं यहाँ पे तुलना करके आपको बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। मतलब जो IG है इंटू G बराबर IS इंटू S, दोनों बराबर है। देखो IG है तो IG रहने दो, IS को इधर ले आओ, आपका IS हो जाएगा, इधर आपका S है, इसके बट्टे में आप G कर सकते हो, कर सकते हैं, ठीक। अभी यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। इसको मैं यदि बदलना चाहूँ, IS को ऊपर ले जाऊँ तो IG नीचे आएगा, ठीक है। ऐसे इसमें भी बदलाव होगा, दोनों पक्षों में भी बदलाव होता है।
जी बटा आपका एस हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में एक तो जोड़ सकते हैं, एक घटा सकते हैं। इसको इसलिए कर रहे हैं बच्चों क्योंकि आई बराबर हमें निकालना है ना। तो आई एस अपान आई जी, इधर भी +1 कर देते हैं और इधर भी +1 कर देते हैं। तो ये आपका वैल्यू निकल कर आएगा आई एस प्लस आई जी, इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आई जी हो जाएगा। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, जी प्लस एस अपान एस। ये किसके बराबर है बच्चों बताओ? ये जो है आई के बराबर है, कुल धारा दोनों का योग आपका समीकरण 1 से। ठीक है, इधर जी प्लस एस अपान एस। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। समीकरण 2 आ जाएगा आपका, समीकरण 1 पहले आपने समझा था। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको कहा गया कि आई जी इंटू जी बराबर आई एस इंटू एस। तो जब आप निकालोगे आई जी बटा आई एस और एस बटा जी, फिर जब पक्षांतर करोगे तो वही चीज़ आ गया, जो चीज़ हम आपको समझा रहे थे वही चीज़ आ गया। ठीक है भाई, यहाँ पर आप देखो, थोड़ा सा देखना ना, यहाँ पे कुछ है नहीं, लगेगा कठिन सा। यहाँ पे मैंने कहा कि आई जी एस, फिर से वही एस लिख देता हूँ भाई, ये आई एस एस है। मैंने कहा आई जी इधर रहने दो, आई एस इधर रहने दो, इधर एस बटा जी हो जाएगा। पक्षांतर करूँगा तो आई एस बटा आई जी हो जाएगा और इधर जी बटा एस हो जाएगा। इसको डायरेक्ट लिखा गया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। या कि ऐसा कर दो, जी को इधर ही रहने दो, एस को इधर ले आओ, आई को इधर रहने दो, आई जी को इधर रहने दो, ऐसा कर दिया गया। ठीक है, पक्षांतर दोनों पक्षों में एक जोड़ दिया गया, दोनों पक्षों में एक जोड़ दिया गया। मैं इसको इधर लिखा हूँ, इसको इधर लिखा हूँ, तो आप परेशान मत होना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लास्ट में वही चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों जब आप एक जोड़ोगे तो इसका इधर मल्टीप्लाई हो तो जी प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर आपने कहा आई एस और आई जी दोनों का मान आई होता है, तो इतना आ गया। यहाँ तक तो मैंने वैसे भी कंप्लीट करा था, अर्थात आपका ये इस पक्ष में थे, इस पक्ष में था, बस इतना ही है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, नहीं तो बहुत सारे बच्चे कहने भी लगते हैं कि सर कहाँ कहाँ से आ गया। तो आपका यहाँ पर आई आ गया। जब पक्षांतर करोगे ना, पक्षांतर करोगे ऊपर नीचे को, तो ये आपका आई जी ऊपर जाएगा तो आपका आई नीचे आ जाएगा। ठीक है, और यदि आप एस को ऊपर ले जाओगे तो नीचे आपका हो जाएगा जी प्लस एस हो जाएगा। ये चीज़ है, ये यहाँ पर है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जैसे आपको ये बताया गया कि भाई धारा 2 भागों में बंटता है, तो क्या पता कितने भाग में बंट गया भाई? 1/2 भाग, आधा, तिहाव, मतलब चौथ भाग, है ना, कि 1/5 भाग, 1/6 भाग, कुछ धारा तो बह रहा है। मतलब आई जी का जो मान है भाई, हमारे पास क्या था, ये हमारा देखो संट है, ये कुल धारा हमारे पास आई है, इसमें से कुछ धारा तो इसमें से बह रहा है और कुछ धारा इसमें से बह रहा है। तो हम मान के चलें कि आई जी में जो धारा है वो आई का कुछ कोई ना कोई भाग तो होगा, 1/4 भाग, 1/3 भाग, 2/3 भाग, आधा भाग। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि यदि मुख्य धारा का nवां भाग, मुख्य धारा आई का nवां भाग किस में से जाए, धारा मापी में से होकर जाए। इसको आप समीकरण 3 दे दिए ना, समीकरण 3 दे दिए ना, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। समीकरण 3 दे दिए, कहने का मतलब ये आपका समीकरण 3 आ गया। अब ये बोला गया कि यदि मुख्य धारा का आई जी में से मुख्य धारा का nवां भाग जाए, ठीक है, nवां भाग, यानी आप देखो यदि मुख्य धारा का nवां भाग धारा मापी से होकर जाए तो आई जी बटा आई बराबर कितना हो जाएगा, 1/n। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो, आप जो भी समीकरण है इसकी तुलना कर दो तो 1/n बराबर कितना हो जाएगा, s अपान जी प्लस एस। इसको कैलकुलेशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। अब देखो बच्चों, तिर्यक गुणा करूँगा तो इधर हो जाएगा ns और इधर गुणा करूँगी तो g प्लस एस। ठीक, अब इधर देखो आपका ns आई है, इधर आपका पक्षांतर होगा तो s हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करो कि s का मान ले लो तो n-1 हो जाएगा, ये ठीक है। तो आपका संट का मान आ जाएगा g/n-1, यानी संट में कितना कितना मान होगा, वो मुख्य धारा के n-1 में भाग के बराबर। ठीक है, मुख्य धारा के n में भाग, देखो जरा यहाँ पे मुख्य धारा के n में भाग, यहाँ पर आप देखो n-1 है ना, अर्थात यदि यहाँ पर हम आपको थोड़ा समझाना चाहें बच्चों तो s क्या है, संट का प्रतिरोध है, और g क्या है, ये धारा मापी का प्रतिरोध है। तो संट का प्रतिरोध धारा मापी के प्रतिरोध के n-1 गुना के बराबर है।
ठीक है, 1/n-1 गुना के बराबर है, यानी nवां भाग है, 1/n-1वां भाग है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि हमने धारा मापी में से nवां धारा बहाया, यानी मुख्य धारा का nवां भाग धारा मापी से बह रहा है, यदि मुख्य धारा का nवां भाग, लास्ट में लिखना भी पड़ेगा ना बच्चों, यहाँ पर देखो ये चीज़ मैंने जो आपको समझाया वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि S बराबर G/n-1। इसमें मैं ये समझा रहा हूँ आपको कि यदि मुख्य धारा का nवां भाग, यानी IG में जो बह रहा है वो मुख्य धारा का nवां भाग बह रहा है, तब जो आपका संट का प्रतिरोध है वो धारा मापी के प्रतिरोध के n-1वां भाग के बराबर होता है। इसको आप लोगों को लिखना है क्या लिखना है कि यदि मुख्य धारा के nवें भाग का मान धारा मापी में से बह रहा है तो संट का प्रतिरोध धारा मापी प्रतिरोध के n-1वां भाग के बराबर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। या कि ऐसा भी आप कह सकते हो कि यदि हम धारा मापी में से मुख्य धारा का nवां भाग बहाना चाहते हैं तो संट का प्रतिरोध धारा मापी के प्रतिरोध के n-1 भाग के बराबर होना चाहिए। ठीक, ये चीज होता है, ये चीज लिखना है जो कि आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। इसके बाद हम पहुंचते हैं संट से लाभ। संट का क्या लाभ है? धारा मापी के साथ संट लगाने पर धारा मापी के परिणामी प्रतिरोध कम हो जाता है। धारा मापी के परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिपथ में बहने वाली धारा कमन में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात यहां पर क्या आपने समझा बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि धारा मापी में हम जब संट लगा देते हैं तो धारा मापी का प्रतिरोध कम हो जाता है, जिससे हम किसी भी परिपथ में इसको श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं। ये फायदा हुआ। ठीक है, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसमें कोई किसी प्रकार से व्यवधान नहीं होगा। जो हमारा संट बन जाता है कि संट को हम जब धारा मापी से जोड़ देते हैं, धारा मापी का प्रतिरोध कम हुआ। अब प्रतिरोध कम होते इसे परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में आसानी से जोड़ सकते हैं। संट लगाने से बहुत ही कम धारा मापी में से होकर धारा बहता है, अतः कुंडली के जलने या संकेतन की क्षतिग्रस्त होने की संभावना नहीं रहती, किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं हो पाता। संट को बदलकर धारा मापी के परास को भी बढ़ाया जा सकता है, मतलब कम प्रतिरोध थोड़ा सा और अधिक प्रतिरोध कर दें और उससे कम प्रतिरोध कर दें तो परास बढ़ जाएगा। संट की हानि क्या है? संट के उपयोग करने से धारा मापी की सुग्राहिता कम हो जाती है। सुग्राहिता का मतलब उसकी क्षमता। अतः यदि किसी परिपथ में अविक्षेप की स्थिति ज्ञात की जा रही हो तो अविक्षेप की स्थिति में करीब संट को निकाल लेना चाहिए। अविक्षेप मतलब उसमें धारा संकेत बह रहा है कि नहीं बह रहा है वो संकेत बताता है। अविक्षेप मतलब वो विक्षेप ही ना हो रहा हो, संकेतक होता है ना, उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। ये संट का उपयोग होता है तो पहला आपका संट का उपयोग नहीं है, ये इसको काट देना। धारा मापी की प्रबल धारा से सुरक्षा के लिए, धारा मापी को अमीटर के रूप में रूपांतरित करने के लिए, अमीटर के परास को बढ़ाने के लिए संट का उपयोग किया जाता है। ये 3 उपयोग भी आप लोग तैयार कर लेना। संट के लाभ हानि कभी कभी 2 नंबर में पूछ दिए जाते हैं बच्चों, इसलिए आप लोगों से मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग बेहतर से बेहतर ऐसे प्रश्नों को तैयार करते रहें। और मेरा उद्देश्य भी रहता है कि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाऊं और बेहतर से बेहतर क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश करूं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें बच्चों। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।